स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत देश के लिए जारी हुए बजट को लेकर के करते हैं और आज की वीडियो में ज्यादातर बजट को लेकर के खबरें होगी जो आपके लिए बेहद काम की है। तो दरअसल बात यह है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की है जिनका सीधा असर स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर महिला सशक्तिकरण पर पड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला 3 नए एम्स स्टाइल बनाने का फैसला है। जहां इन संस्थानों में देश के अलग अलग हिस्सों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी और मेडिकल एजुकेशन के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और फिर युवाओं को मेडिकल कैरियर में नए रास्ते मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण फैसला यह है कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसका मकसद विशेष करके लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस व्यवस्था के लागू होने से छात्राओं को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास मिलेगा, जिससे स्कूल कॉलेजों में नामांकन और फिर पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। इन घोषणाओं को सरकार ने समावेशी और विकास मुखी बजट का हिस्सा बताया है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। जब कुल मिलाकर के ये बजट उन क्षेत्रों पर फोकस करता है जहां पर लंबे समय तक बदलाव और मजबूत ढांचा बनाने की जरूरत थी। आपका क्या कहना है? देश में जो बजट जारी हुआ है उसको लेकर के आपका क्या राय है? क्या ये बजट सही है या नहीं है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करेंगे बिहार में बांस को लेकर के। जी हाँ, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बांस की खेती करते हैं तो 50% तक सब्सिडी देगी बिहार सरकार। जी हाँ, ये बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में किसानों के लिए बांस की खेती कमाई का नया मजबूत जरिया बनकर के उभर रही है। सरकार किसानों को बांस की व्यवसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि पारंपरिक खेती के साथ अतिरिक्त आय का रास्ता खुल सके। जब खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। जब बांस की मांग निर्माण कार्य, फर्नीचर, कागज उद्योग और फिर सजावटी सामान में लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किसान कम लागत में बांस लगा करके कई सालों तक लगातार फायदा उठा सकते हैं। जहां एक बार पौधे लगाने के बाद लंबे समय तक उत्पादन मिलता है, जिससे ये खेती टिकाऊ और लाभदायक मानी जा रही है। तो सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर रोजगार के नए भी अवसर भी बढ़ेंगे। जब इच्छुक किसान संबंधित विभाग या फिर कृषि कार्यालयों से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं और सब्सिडी के साथ बांस की खेती शुरू करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। दोस्तों होली में घर वापस पर संकट गहरा गया है क्योंकि बिहार आने वाली ट्रेनों में सीट फुल चल रही है। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि होली के त्यौहार को लेकर के घर लौटने वालों की भारी भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे बिहार आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में सीटों की भारी किल्लत हो गई है। यह 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच ज्यादातर ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है और लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। यह यात्रियों को रिग्रेट तक की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और फिर अन्य बड़े शहरों से बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। यह त्योहार के कारण अचानक बड़ी मांग से रेलवे बुकिंग सिस्टम पर भी असर पड़ा है। जब कई यात्री अब तत्काल टिकट या फिर वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश में जुट गए हैं, लेकिन वहां भी सीटें तेजी से भर रही है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं और उपलब्ध ट्रेनों की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहें। जरूरत पड़ने पर बस या फिर अन्य संसाधनों का विकल्प भी देखा जा सकता है ताकि होली पर घर पहुंचने में परेशानी ना हो। दोस्तों बिहार में मौसम को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 जिलों में आज घना कोहरा रह सकता है। 3 फरवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल बात है कि आज 2 फरवरी है। जी हाँ, बिहार में मौसम फिर से करवट लेने जा रही है। आज मौसम विभाग ने आज 2 फरवरी के लिए बिहार के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। जब सुबह और फिर रात के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। जब ठंड का असर अभी बना रहेगा, या दिन में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन सुबह शाम गलन महसूस होगी। खास करके सीमांचल और फिर उत्तर बिहार के इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा रहने की संभावना है। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव करने की सलाह दी गई है। वहीं कल 3 फरवरी को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम में इस बदलाव से ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। किसानों और आम लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है।
दोस्तों नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को लेकर के खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकास और फिर रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे संतुलित और फिर दूरदर्शी बजट बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग और फिर युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई घोषणाएं राज्य की प्रगति को तेज करेगी। उन्होंने माना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से बिहार में निवेश बढ़ेगा और फिर नए अवसर पैदा होंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि राज्यों के सहयोग से ही देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट की घोषणाएं जमीन पर उतरेगी तो फिर आम लोगों की आय बढ़ेगी और फिर रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार ने बजट 2026 की सराहना करते हुए कहा कि ये देश और फिर बिहार दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने खास तौर पर रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि इससे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दूरगामी सोच वाला बजट बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नए रेल कॉरिडोर बनने से बिहार में व्यापार, उद्योग और फिर आवागमन की स्थिति बेहतर होगी। जब माल ढुलाई आसान होगी, समय की बचत होगी और फिर निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ शहरों बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी आर्थिक रूप से मजबूत मिलेगी। पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को राज्य में ही काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और फिर राज्य के तालमेल से ये योजनाएं धरातल पर उतरेगी और बिहार को विकास की मुख्य धारा में आगे ले जाएगी। दोस्तों लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। उन्होंने अपने बयान में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर की जाने वाली आलोचनाओं पर टिप्पणी करते हुए मौजूदा राजनीति पर तीखा तंज कसा है। जब पोस्ट सामने आते ही तेजी से वायरल हो गया है और फिर अलग अलग दलों के समर्थकों के बीच ये बहस छिड़ गई है। जब नेहा सिंह राठौड़ ने अपने पोस्ट में इशारों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और फिर नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा था कि इतिहास और वर्तमान मुद्दों को लेकर के जनता को भावनात्मक तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। इस बयान को लेकर के समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कलाकारों के ऐसे बयानों का असर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है। जी हां, और फिर ये जनमत को प्रभावित भी कर सकता है। वहीं पर विरोधी पक्ष इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। फिलहाल ये पोस्ट किसी सियासी चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों बजट 2026 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बड़े फैसलों की घोषणा की है। जी हाँ, खास करके मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के लिए जब सरकार ने साफ कर दिया है कि शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रशिक्षित कार्यक्रमों और फिर स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा ताकि युवाओं को सीधे लाभ मिल सके। जब सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ना और फिर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जब खास तौर पर पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं और फिर गरीब परिवारों के छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। या छोटे कारोबार शुरू करने के लिए भी आसान ऋण यानी कि लोन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की बात कही गई है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि अगर योजना जमीन पर सही तरीके से लागू होती है तो फिर करोड़ों लोगों को फायदा मिल सकता है। वहीं पर विपक्ष इसे चुनावी नजरिए से देख रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह कदम सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत उठाया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इन घोषणाओं का मकसद महंगाई से राहत, रोजगार के नए अवसर बढ़ाना और आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बताया गया है। जैसे सरकार ने साफ कहा है कि आने वाले समय में योजनाओं का सीधा लाभ लोगों के बैंक खाते तक पहुंचाने पर जोर ज्यादा फोकस रहेगा। इस फैसले में गरीब और फिर मध्यम वर्ग के लिए विशेष योजनाएं, किसानों और फिर युवाओं के लिए सहायता, साथ ही छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के कदम शामिल बताए जा रहे हैं। जैसे सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से गांव से लेकर के शहर तक के लोगों को फायदा मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा। जी हां, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती है तो फिर बड़ी आबादी को सीधे इसका लाभ मिल सकता है। वहीं पर सरकार इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में मदद करेगा। दोस्तों बिहार में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में साइबर अपराधियों ने लोगों को शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा और बिजली विभाग से जुड़ी हुई फर्जी जानकारी का झांसा देकर के बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। ठगों ने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को भरोसे में लेकर के उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। जब पीड़ितों को शुरुआत में छोटे फायदे दिखा करके जाल में फंसाया गया, फिर बड़ी रकम निवेश करवा करके संपर्क तोड़ दिया गया। कई लोगों को बिजली बिल सुधार, रिफंड या फिर कनेक्शन अपडेट के नाम पर कॉल और मैसेज भेजे गए
या लिंक पर क्लिक करवा करके या फिर ऐप डाउनलोड करा कर उसके बैंक डिटेल और फिर OTP हासिल किए गए। या इसके बाद खातों से तेजी से पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। मामला सामने आने के बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। जब पुलिस ने केस दर्ज करके साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान कॉल, लिंक या फिर निवेश के लालच में से बचें या किसी को OTP या फिर बैंक जानकारी ना दें और संदिग्ध गतिविधि देखें तो फिर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक की वजह से जान चली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हार्ट अटैक आता है तो उससे पहले शरीर में क्या संकेत देता है। पांच ऐसे बड़े चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं हार्ट अटैक से पहले, जिसको जानकर के आप सचेत हो सकते हैं। दरअसल बात है कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता है, शरीर पहले से ही इसके संकेत देने लगता है, लेकिन लोग अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला संकेत है सीने में दर्द या दबाव, जो कुछ मिनट तक बना रह सकता है या फिर बार बार लौट सकता है। या दूसरा बड़ा इशारा है सांस लेने में तकलीफ, खास करके बिना ज़्यादा मेहनत किए। तीसरा संकेत है अचानक पसीना आना, घबराहट और बेचैनी महसूस होना। चौथा लक्षण है बाएं हाथ, गर्दन और जबड़े या फिर पीठ में दर्द फैलना। या पांचवा और फिर खतरनाक संकेत है चक्कर आना, उल्टी जैसा लगना या फिर कमजोरी महसूस होना। या डॉक्टरों के अनुसार इन लक्षणों को हल्के में ना लें, समय पर अस्पताल पहुंचना जान बचा सकता है। या इसलिए ऐसे संकेत देखें तो फिर तुरंत मेडिकल मदद लें। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है, जहां नेता हुमायूं कबीर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वे किसी भी हाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति ऐसी होगी कि बीजेपी 100 सीट और टीएमसी 50 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। इस बयान के बाद राज्य की सियासत और गर्मा गई है। हुमायूं कबीर का ये दावा विपक्षी एकजुटता और फिर नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। यह चुनाव से पहले ऐसे तेवर साफ बता रहे हैं कि बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद तीखा होने वाला है। यह राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसे बयानों का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना और फिर जनता के बीच संदेश देना होता है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में ये चुनौती कितनी असरदार साबित होती है। दोस्तों बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत वाली घोषणा कर दी है। अब बिहार के किसान बिना कोई फीस दिए फार्मर आईडी बना सकते हैं। या इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले देना होता था उसे सरकार कवर करेगी, यानी कि फीस किसानों को नहीं देनी पड़ेगी, सरकार खुद भर देगी। या फार्मर आईडी बनने से किसान कई सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, गेहूं, धान खरीद, किसान सम्मान निधि और फिर डिजिटल सुविधाओं का लाभ सीधे अपने बैंक खाते में पा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की टिकट प्रक्रिया आसान होगी, योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, कागजी काम कम होगा और समय बचेगा। वहीं पर बिहार के कृषि विभाग ने कहा कि किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालयों या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फार्मर आईडी फ्री में बनवा सकते हैं। जहां इस फैसले से खास करके छोटे और फिर सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार बोर्ड की इंटर यानी कि 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जैसे सभी छात्रों के लिए सबसे जरूरी सूचना यह है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना अनिवार्य है। जब परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी छात्र को अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि परीक्षा सुबह 10 बजे से है तो फिर 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। इसलिए छात्र कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। अपने साथ एडमिट कार्ड और फिर पहचान पत्र जरूर रखें, क्योंकि उसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने सख्त निर्देश दिया है कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह से मना है। समय का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और शांत मन से परीक्षा दें, यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों बिहार सरकार ने ईंट भट्टा और खनन मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जहां अब इन कठिन श्रमिकों को राज्य की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि सीधा लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिन योजनाओं का लाभ पहले किसी मध्यस्थ या फिर प्रक्रिया के जरिए मिलता था, अब सीधे मजदूरों के बैंक खाते में पहुंचा जाएगा। जी हाँ, पहुंच जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से श्रमिकों को योजनाओं का तेज और पारदर्शी का लाभ मिलेगा। गरीब और मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब मजदूरी के अलावा अन्य सरकारी सहायता का सीधा फायदा मिलेगा। ईंट भट्टा और फिर खनन जैसे जोखिम भरे काम में लगे श्रमिक अक्सर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में बाहर रह जाते थे। अब ये पहल उन्हें सुरक्षा और समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम देगी। जब सरकार जल्द ही इसका पायलट रोल आउट शुरू करेगी और विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी ताकि लाभार्थियों को कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच परियोजनाओं की प्रगति को लेकर के सियासी बयान सामने आया है। जी हाँ, मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि 33,000 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद भी इन परियोजनाओं पर अब तक सिर्फ 14% खर्च हुआ है, जिससे विकास काम सुस्त गति से आगे बढ़ रहा है। जहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का कहना है कि ये स्थिति असंतोषजनक है, क्योंकि लंबित सड़क और फिर पुल निर्माण का सीधा असर यातायात, व्यापार और रोजगार पर पड़ता है। उन्होंने सरकारी विभागों और फिर ठेकों पर कड़ी कार्रवाई और फिर जवाबदेही की मांग भी उठाई है। जहाँ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सड़क परियोजनाओं में देरी से न सिर्फ विकास रुकता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर जनता में भी नाराजगी फैलती है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का ये बयान सीधे असंतोष को दर्शाता है और उन्हें सरकार से तेज गति से काम पूरा करने का आग्रह किया। दोस्तों, बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है, जैसे बिहार के लाखों मरीजों और फिर बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। जब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और फिर किफायती बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वहीं पर सबसे बड़ा लाभ यह है कि दवाइयों की कीमतों में भी कमी की दिशा में कदम उठाया गया है। इससे जरूरतमंद लोगों को महंगी दवाइयों से के बोझ से राहत मिलेगी। बुजुर्ग मरीज जिन्हें रोजाना कई गोलियां खानी पड़ती है, वे अब पहले की तुलना में कम खर्च में इलाज करा पाएंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल सेवाओं को बेहतर और फिर आसान बनाने के उपाय भी प्रस्तावित किए गए हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों और फिर स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ताकि लोगों को बड़े शहरों तक इलाज के लिए भटकना ना पड़े। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन परियोजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे कोरोना, दिल दिमाग की बीमारी, डायबिटीज और फिर बुजुर्गों से जुड़े हुए अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार के पशु अस्पतालों में अब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएगी पशुओं के लिए। जी हां, बिहार सरकार ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार के पशु अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएगी, जिससे बीमार और फिर घायल जानवरों की सही इलाज जांच हो सकेगी। इससे पशुपालकों को बेहतर और फिर आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। इन मशीनों की मदद से पशुओं की अंदरूनी चोट, हड्डी टूटने, गर्भ जाँच और फिर अन्य बीमारियों का सही समय पर पता चल सकेगा। जब पहले ऐसी सुविधाएं सीमित थी, जिसके कारण पशुपालकों को दूर शहरों का रुख करना पड़ता था। यह नई व्यवस्था से पहले समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी सुधार होगा। यह आधुनिक तकनीक से इलाज आसान होने पर पशुओं की मृत्यु दर कम होगी और डेयरी और फिर पशुधन कारोबार को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा को लेकर के पूरी तरह तैयार है। इस बार नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और 2 स्तर पर जांच की व्यवस्था लागू की गई है। जहां राज्य भर की यानी कि पूरे बिहार के 1762 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होगी, जहां पर सुरक्षा और निगरानी पर विशेष फोकस रहेगा। जहां परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सख्त चेकिंग होगी। जहां संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और फिर शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। जब बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचे और फिर नियमों का पालन करें। जब किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एम्स की नई रिसर्च में बताया गया है कि अब कुछ खास मामलों में मरीज घर बैठे भी शुरुआती इलाज कर सकते हैं। ये तरीका खास एक्सरसाइज और मॉनिटरिंग पर आधारित है, जिससे मरीज की हालात को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। रिसर्च के अनुसार मरीजों को रोजाना सिर्फ 10 मिनट तक एक निर्धारित गतिविधि या फिर एक्सरसाइज करनी होगी। ये तरीका शरीर की नसों और फिर दिमाग के बीच तालमेल सुधारने में मदद करता है, जिससे रिकवरी तेज हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि नियमित अभ्यास से स्ट्रोक के बाद होने वाली दिक्कतें कम की जा सकती है। हालांकि विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि ये तरीका डॉक्टर की सलाह के साथ ही अपनाना चाहिए। जब गंभीर मरीजों को अस्पताल की देखरेख जरूरी है, लेकिन ये नई खोज स्ट्रोक के इलाज को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, असम से लेकर के बिहार तक कोयला तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयला माफिया अवैध तरीके से खनन और फिर परिवहन पर सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह इस धंधे में कई राज्यों के बीच जुड़ाव संगठित गिरोह काम कर रहा है। यह जानकारी के अनुसार तस्कर ट्रकों और फिर अन्य संसाधनों से कोयले को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाते हैं। फर्जी कागजात, रूट बदलना और फिर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के जरिए ये अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है। इससे सरकारी रास्तों को भारी चूना लग रहा है और फिर वैध कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।
दोस्तों, बजट 2026 में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर बड़ा जोर दिया है। सरकार की नई योजना के तहत महिलाओं को रोजगार और फिर छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि महिलाएं खुद कमाई करें और फिर परिवार की आय बढ़ाने में भागीदारी बने। इस योजना के जरिए महिलाओं को आसान लोन, ट्रेनिंग और फिर मार्केट से जुड़े हुए मदद मिलेगी। जब स्वयं सहायता समूह और फिर ग्रामीण महिलाओं को खास प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे अपने हुनर को कारोबार में बदल सके। सरकार का दावा है कि इससे लाखों महिलाएं लखपति दीदी बनने की राह पर आगे बढ़ेगी। जब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जब इससे रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और फिर महिलाओं के सपने को नई उड़ान मिलेगी। जब सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े हुए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी। दोस्तों, राजनीति में अपने अलग अंदाज को लेकर के पहचाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का मूड इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम के आधार पर 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। यानी कि उनके कामों को मतलब सराहा है, कहा जाए तो उनके कामों की तारीफ की है, मोदी की तारीफ की है तेज प्रताप यादव ने। वहीं पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर के तेज प्रताप यादव ने तीखा अंदाज अपनाया है। उन्होंने इशारों में कहा है कि कुछ नेताओं को अब अपने काम का हिसाब देना चाहिए। इस बयान को विपक्षी राजनीति के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़ करके देखा जा रहा है। यह तेज प्रताप यादव के इस नए तेवर ने साफ कर दिया है कि उनका राजनीतिक मूड पहले से अलग दिशा में जाता दिख रहा है। यह उनके बयान से बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी हलचल बढ़ गई है। अब लोग उनके अगले कदम पर नजर रख रहे हैं। दोस्तों, बजट 2026 पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी नींव है। जब बजट में खास करके बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि, शिक्षा और फिर तकनीकी निवेश पर जोर दिया गया है, जिससे राज्यों को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार के लिए भी बजट में कई अच्छे अवसर हैं। जब खास करके सड़क, पुल, रेल नेटवर्क और फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के प्रस्ताव से राज्यों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि विदेशी निवेश और उद्यमियों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, बजट 2026 के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के लिए एक बड़ी रेल परियोजना का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी में एक नया बदलाव आएगा। इस हाई स्पीड रेल लाइन का मुख्य रूट पटना से बक्सर परोड़ा तक के बीच प्रस्तावित किया गया है। इस रूट पर ट्रेनें तेज गति से चलेगी, जिसमें यात्री का समय काफ़ी कम हो जाएगा। वहाँ पर सिर्फ पैसेंजर के लिए ही नहीं बल्कि माल ढुलाई के लिए भी ये कॉरिडोर फायदेमंद माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में भूतों का मेला लगता है। जी हाँ, आप शायद सुनकर के चौंक गए होंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार के एक इलाके में गंगा नदी के किनारे लगे मेले में रात के समय ऐसा माहौल बन गया कि वहां पर खड़े लोग भी सहम उठे। जहां स्थानीय लोगों का दावा है कि आधी रात को अचानक कुछ महिलाएं चीखनी चिल्लाने लगी जैसे किसी डरावने अनुभव का सामना कर रही हो। इस बीच कुछ लोगों ने लाठियां उठा करके तालेबंदी करते हुए स्थिति को काबू में करने की कोशिश की है, जिससे संघर्ष जैसा नजारा भी देखने को मिला। स्थानीयों का कहना है कि थोड़ी देर के लिए वातावरण में अजीब सी चिल्लाहट और बेचैनी बनी रही, लेकिन बाद में पुलिस और महकमे की टीम ने मामला शांत किया। अधिकारियों ने कहा है कि ये हो सकता है कि भौतिक थकान, तंग हवा या फिर रात की ठंड के कारण लोगों की प्रतिक्रिया थी, ना कि कोई अलौकिक घटना। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञ और फिर प्रशासन दोनों ने आग्रह किया है कि तंग भीड़ वाले माहौल में रात के समय सावधान रहें और ऐसे अफवाहों पर विश्वास न फैलाएं। दोस्तों, किशनगंज में इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार नजर आ रहा है। जब 2 फरवरी से शुरू होकर के 13 फरवरी तक चलने वाले इस परीक्षा में किशनगंज जिले के हजारों छात्र छात्राएं अपने भविष्य की अहम परीक्षा देने जा रहे हैं। इस बार प्रशासन का फोकस पूरी तरह से नकल मुक्त, शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा कराने पर है। जब सुरक्षा से लेकर के तकनीक तक हर स्तर पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। जब वहीं पर परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, प्रवेश से पहले जाँच और फिर नियमों का सख्त पालन कराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। किशनगंज में आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक 2 पालियों में होगी, जिसमें कुल 12,921 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारी की है। जब विशाल राज के निर्देश पर शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन और फिर मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम को हर केंद्र पर
तैनात किया गया है। जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के 3 स्तर के इंतजाम किए गए हैं। जब प्रवेश द्वार पर सभी परीक्षार्थियों की फ्रीकिंग की जाएगी। वहीं पर एडमिट कार्ड के साथ साथ फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। जूते मोजे पहन करके किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं पर स्ट्रीम के अनुसार परीक्षार्थियों की संख्या पर नजर डालें तो फिर आर्ट्स में 9,866 छात्र छात्राएं, साइंस में 2,823 और कॉमर्स में 172 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार परीक्षा का संचालन ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाई गई है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से AI तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। ये सिस्टम फर्जी एडमिट कार्ड, दूसरों के बदले परीक्षा देने और फिर नाम बदल करके परीक्षा में बैठने जैसी गतिविधियों की तुरंत पहचान करेगा। वहीं पर DM विशाल राज ने सभी केंद्रीय अधीक्षकों और फिर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह परीक्षार्थियों को भी सलाह दी गई है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचे या सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें और फिर परीक्षा नियमों का पालन करें। वहीं पर प्रशासन का साफ कहना है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और फिर कदाचार मुक्त होगी, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और फिर मेहनत करने वालों को सही परिणाम मिल सके। दोस्तों, फोन पे से अगर किसी दूसरे को गलती से पैसा भेज दिया गया तो क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? तो आपको बता दूं कि किशनगंज पुलिस ने ये कारनामा करके दिखाया है। जब किशनगंज साइबर थाना ने एक साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को 12,000 रुपए की पूरी रकम वापस दिलाई है। ये मामला फोन पे के माध्यम से हुई ठगी से जुड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस ने प्रभावी हस्तक्षेप करके पीड़ित को राहत प्रदान की है। तो आपको बता दूं कि साइबर अपराध के इस दौर में जहां पर लोग मिनटों में अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते हैं, वहीं पर किशनगंज से एक राहत भरी खबर सामने आई है। किशनगंज साइबर थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फोन पे के जरिए ठगी के शिकार एक व्यक्ति को पूरे 12,000 रुपए वापस दिला दिए। ये कार्रवाई न सिर्फ पीड़ित के लिए राहत बनी है, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि समय पर शिकायत करने से पैसा वापस मिल सकता है। साइबर पुलिस लगातार ठगों पर शिकंजा कस रही है और फिर आधुनिक तकनीक के जरिए ठगी की रकम रिकवर कर रही है। जब वहीं पर किशनगंज साइबर थाना को हाल ही में एक शिकायत मिली थी, जिसमें पीड़ित ने बताया है कि उनके खाते से धोखे से 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। या ठगों ने फर्जी लिंक और फिर झांसे के जरिए पीड़ित को फंसाया और फिर रकम अपने खाते में मंगवा ली। यह मामला सामने आते ही किशनगंज साइबर थाना की टीम तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने डिजिटल ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड खंगाला और फिर बैंक तथा संबंधित प्लेटफॉर्म से संपर्क करके ठगों के खाते को तुरंत फ्रीज कराया। इसके बाद तकनीकी जांच के जरिए पूरी रकम सुरक्षित करके पीड़ित के खाते में वापस ट्रांसफर कर दिया। ये ठगी फोन पे ऐप के जरिए हुई थी, जिसका फायदा उठा करके साइबर अपराधियों ने पीड़ितों को झांसा दिया था, लेकिन समय पर शिकायत और फिर पुलिस की तेजी से कार्रवाई ने ठगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। साइबर थाना के अधिकारियों ने बताया है कि यदि पीड़ित देरी करता तो फिर रकम निकाल ली जाती और फिर रिकवरी मुश्किल हो सकती थी। शुरुआती घंटों में शिकायत मिलने से ही पैसा वापस पाना संभव हो सका। जब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या फिर मैसेज पर भरोसा ना करें। या कोई भी ऐप अपडेट, KYC या फिर रिचार्ज के नाम पर पैसे भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से बचें। या अगर किसी तरीके की ठगी हो जाए तो फिर तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या फिर नजदीकी साइबर थाना में जाकर के शिकायत दर्ज कराएं। जब पुलिस ने यह भी बताया है कि हाल के महीने में APK फाइल के जरिए की गई ठगी के मामले में भी लाखों रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। या इससे साफ है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। या फिलहाल साइबर थाना की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। जहां सही समय पर कदम उठाया जाए तो फिर पैसा वापस मिलना संभव है। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में लगातार DGGI की छापेमारी चल रही है। दूसरे दिन भी लगातार छापेमारी जारी है। जहाँ किशनगंज में अहमद कंपनी के प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी जारी है। जहाँ किशनगंज जिले के बहादुरगंज में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी कि DGGI की विशेष टीम द्वारा अहमद कंपनी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी दूसरे दिन भी लगातार चल रही है। तो आपको बता दूं कि पटना से पहुंची ये टीम किशनगंज, बहादुरगंज और अररिया जिलों में कंपनी के गोदामों, शोरूमों और फिर अन्य कारोबारी स्थानों पर
पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये सूत्रों के अनुसार ये जांच टैक्स चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग से जुड़ी हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है। जहां छापेमारी मुख्य रूप से बहादुरगंज में केंद्रित है, जहां पर कंपनी के चमड़ा, लोहा, सीमेंट, सरिया, बाइक शोरूम और फिर 2 पेट्रोल पंप सहित कई बड़े कारोबारों की जांच हो रही है। वहीं पर मिल रही जानकारी के अनुसार बहादुरगंज में ही 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में 45 से ज्यादा अधिकारी और फिर कर्मचारी मौजूद है। शनिवार दोपहर से शुरू हुई यह कार्रवाई अब तक जारी है, जिसमें दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स, बिलों और फिर अन्य सामग्री की बारीकियों से जांच की जा रही है। वहीं पर संवेदक को दिए गए बिलों का स्टॉक और परचेज से मिलान किया जा रहा है ताकि फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। खासतौर पर सीमेंट की बड़े पैमाने पर फेक बिलिंग का मामला सामने आ रहा है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कंपनी की विभिन्न कारोबारियों में वित्तीय अनियमितताओं का गहरा शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक DGGI या फिर GST विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारिक समुदाय में हरकंप मचा हुआ है। अहमद कंपनी क्षेत्र में काफी प्रभावशाली मानी जाती है, जिसकी कई प्रतिष्ठान विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। छापेमारी से कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। वहाँ पर DGGI की ये टीम पटना से विशेष रूप से भेजी गई है, जो GST चोरी के बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए सक्रिय है। वहाँ पर बिहार में हाल के महीनों में ऐसी कई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन किशनगंज, बहादुरगंज जैसे सीमावर्ती इलाकों में ये कार्रवाई काफी चर्चा में है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश का आज बजट पेश किया गया है। हम आपको अभी बताने वाले हैं कि आखिर इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ है। तो दरअसल बात यह है कि देश के लिए आज का दिन आर्थिक नजरिए से बेहद अहम रहा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। ये बजट सुधार, निवेश और युवाओं की ताकत पर केंद्रित है। सरकार ने बुनियादी ढांचे से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों और फिर मध्यम वर्ग तक को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इस बजट को विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। यह खास बात यह है कि जहां पर कई जरूरी चीजें सस्ती करने का ऐलान हुआ है, तो फिर वहीं पर टैक्स में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं विस्तार से। तो सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़कों, पुलों और फिर बिजली परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसका सीधा फायदा रोजगार और फिर विकास को मिलेगा। जब गाँव से लेकर के शहरों तक कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। जब रेलवे के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा हुई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा तेज और फिर सुरक्षित होगी। साथ ही साथ कवच सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। महिलाओं और फिर छात्रों के लिए सरकार हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएगी। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल नॉलेज ग्रिड तैयार किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर पढ़ाई संभव हो सके। वहीं पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत देते हुए कैंसर और फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवा सस्ती करने का फैसला किया है। जी हाँ, साथ ही साथ देश में 3 नई एम्स और कई क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे। यह तकनीकी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें देश में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर किसानों के लिए भारत विस्तार नाम से एक नया AI टूल लाया जाएगा, जो फसल, मौसम और फिर बाजार भाव की जानकारी उनकी भाषा में देगा। वहीं पर मध्यम वर्गों को विदेश पढ़ाई और फिर इलाज पर लगने वाले GST TCS टैक्स में राहत दी गई है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह छोटे कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड बनाया गया है, ताकि MSME सेक्टर मजबूत हो सके। वहीं पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन योजनाओं और फिर नए जल मार्गों पर भी बड़ा निवेश किया जाएगा। कुल मिलाकर के बजट 2026 विकास, तकनीक और फिर आम जनता को राहत देने का संतुलन लेकर के आया है। अब देखना होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव लाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज शहर की सड़कों पर रोज लगने वाला भीषण जाम अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। कभी बस स्टैंड तो कभी डेयर मार्केट, पश्चिम पाली और गांधी चौक जैसे इलाकों में घंटों वाहन फंसे रहते हैं। इसी गंभीर समस्या को लेकर के आज किशनगंज शहर के सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज नसर ने प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की है और फिर ट्रैफिक सुधार को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। जब लोगों को उम्मीद है कि अब प्रशासन इस जाम से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाएगा। जी हाँ, आज इम्तियाज नसर के नेतृत्व में एक
एक प्रतिनिधिमंडल ने किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज से उनके कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के प्रमुख इलाकों बस स्टैंड, डे मार्केट, पश्चिम पाली और गांधी चौक में रेड सिग्नल लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस इलाके में हर दिन भारी भीड़ और फिर अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण जाम लग जाता है। या खास करके सुबह और फिर शाम के समय हालात बेहद खराब हो जाते हैं। या स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी और फिर आम नागरिक घंटों फंसे रह जाते हैं। इम्तियाज नसर ने जिलाधिकारी को बताया है कि ट्रैफिक नियमों के पालन और रेड सिग्नल सिस्टम की कमी के कारण लोग मनमर्जी से वाहन चलाते हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। या अगर इन चौराहों पर सही तरीके से ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए और फिर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए तो फिर स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बस स्टैंड और फिर डे मार्केट जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अवैध पार्किंग जाम की एक बड़ी वजह है। जब सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है जिससे रास्ता और संकरा हो जाता है। जहाँ इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं पर जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यान से सुना और फिर समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन गंभीर है और जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक करके जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रेड सिग्नल सिस्टम लागू होता है और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है तो फिर किशनगंज को जाम से बड़ी परेशानी से राहत मिल सकती है। अब किशनगंज शहर वासियों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ट्रैफिक सुधार को लेकर के ठोस फैसले होंगे जिससे आम जनता और फिर विद्यार्थियों को रोज की परेशानी से छुटकारा मिल सकेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।